माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? रमेश पूरे घर में अपनी माँ कावेरी जी को आवाज़ लगाते हुए घूम रहा था। तभी अंदर से कावेरी जी की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ बेटा, पूजा घर में। कावेरी जी की आवाज़ सुनकर रमेश उनके पास गया और बोला, माँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हाँ कहो बेटा, ऐसी क्या ज़रूरी बात आ गई जो तुम इतने उतावले हो रहे हो? माँ, मैंने ये मकान बेच दिया है, अब हमें ये घर खाली करना होगा। तो आप कहते कहते रमेश बीच में ही रुक गया। तभी कावेरी जी ने कहा, तो क्या बेटा, आगे बोल। माँ, मैं इतना ही कमा पाता हूँ कि बस हम दोनों पति पत्नी का ही पेट पाल सकता हूँ, और किराए पर 2 कमरे का फ्लैट लेने की मेरी औकात नहीं है। अब मैं अपनी पत्नी को तो छोड़ नहीं सकता ना, उसे शादी करके जो लाया हूँ। तो फिर आप, ये कहकर रमेश ने अपना मुंह फेर लिया और रुक गया। तभी भगवान की ज्योत जलाते हुए कावेरी जी बोली, आप क्या बेटा? मुड़कर देखा तो बेटा पीठ किए खड़ा था। माचिस की तीली जलाते हुए कावेरी जी ने अपनी बात फिर से दोहराई। तो रमेश ने कहा, माँ, आप किसी वृद्ध आश्रम में चली जाओ। ये बात सुनते ही कावेरी जी का तो मानो जैसे दम ही निकल गया हो। माचिस की तीली उसके हाथ में जलती रह गई और उसका हाथ जल गया। ये बात उसे ऐसी चुभी कि हाथ के जलने का उसे एहसास ही नहीं हुआ। उस हवा में अब सांस लेना कावेरी जी के लिए मुश्किल हो रहा था। वो यहाँ एक पल भर भी खड़ी रहना अपराध महसूस कर रही थी। आरती की थाल हाथ में अधूरी रह गई। सीने में विस्फोट जो हुआ था। माँ, आप अपना सामान बांध लेना, मैं कल ही आपको किसी अच्छे से वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊँगा, कहकर बेटा बाहर निकल गया। तो कावेरी जी भी पूजा अधूरी छोड़कर अपने कमरे में चली गई और जाकर फूट फूट कर रोने लगी। पति को गुजरे हुए 24 साल हो गए थे, पर आज तक उनकी याद नहीं आई थी, कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई थी। अब तक अपने बेटे में ही अपने पति की छवि को देखते आई थी, उसी के सहारे दिन काट रही थी। तभी बहू कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर आई। लीजिए माँ जी, नाश्ता कीजिए। तो कावेरी जी ने रूंधे स्वर में कहा, नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है, और फिर वैसे भी खाना तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। तो बहू भी दोबारा बिना टोके ही खाना वापस लेकर चली गई। अपने बिस्तर पर पड़ी कावेरी जी भीगी आंखें लिए घर को निहार रही थी। कैसे उसने एक एक ईंट खड़ी करके ये मकान बनवाया था। पति के जाने के बाद रात दिन एक कर पैसा कमाया था। भरी जवानी में विधवा होना कम दुख नहीं था, ऊपर से गोद में बच्चा। दूसरा विवाह करना भी मुश्किल, क्योंकि अगर दूसरी शादी कर भी ली तो उस बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता। ऊपर से रोजी रोटी भी कमाना पड़े तो दुखों की कोई सीमा नहीं। क्योंकि रमेश के पिता राम सिंह जी की मौत उसकी फैक्ट्री में आग लगने के कारण हुई थी। पति भी गया और पैसा भी। अब एक जवान विधवा का घर से निकलकर बाहर नौकरी करना कोई मजाक नहीं था, क्योंकि सबकी नज़र उसकी जवानी पर ही टिकी रहती है। आज भी कावेरी जी को अच्छे से याद है कि उसने अपनी लड़ाई लड़नी कैसे शुरू की थी। राम सिंह जी के जाने के 1 महीने बाद कावेरी जी अपने माता पिता के आगे अपनी नौकरी की इच्छा जाहिर की। तो माँ ने कहा था, बेटी, तुम्हारा नौकरी करना ठीक नहीं रहेगा, मेरी मानो तो तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। पर माँ, ये रमेश, ये हमारे पास रहेगा या फिर वो बच्चे को भी अपना ले तो इससे अच्छी बात नहीं। मगर ऐसा लड़का मिलना मुश्किल था। कई महीने गुजर गए, पर कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं आया जो कावेरी जी के साथ उसके बेटे को भी अपना ले। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर कावेरी जी ने अपने माता पिता से कहा, माँ, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनी रहूँगी, क्यों ना मैं नौकरी कर लूँ। तो कुछ सोच विचार कर उन लोगों ने भी हामी भर दी। नौकरी का पहला दिन कावेरी जी ने बड़ी उलझन में गुजारा। जितनी आसानी से उसे नौकरी मिली थी, उतनी आसानी से नौकरी करना मुश्किल भी था। दफ्तर का पहला दिन जाते ही सबसे जान पहचान हुई। तभी थोड़ी देर बाद एक महिला कर्मचारी ने उसे टोका
क्या आप बिंदी लगाना भूल गई? ये सुनकर कावेरी जी थोड़ी सक पका गई। फिर कुछ सोच विचार कर कहा, हाँ वो मैं जल्दी में भूल गई, मेरा छोटा बेबी है ना, इसीलिए। तभी पास में खड़े हुए एक पुरुष कर्मचारी ने कहा, जी सुहाग चिन्ह तो लगाना जरूरी है ना। तभी से कावेरी जी ने फैसला कर लिया कि वो इस अनजान शहर में किसी को भी नहीं बताएगी कि वो अकेली है, विधवा है, ताकि पुरुषों की बुरी निगाहों से वो बची रहे। अगले दिन कावेरी जी ने घर से निकलते वक्त अपने पापा से कहा, अच्छा मैं ऑफिस जा रही हूँ पापा, रमेश अंदर कमरे में सो रहा है, देख लेना कहीं गिर ना जाए। तो कावेरी जी के पिता ने पेपर पढ़ते हुए एक नज़र जाती हुई बेटी की तरफ डाली और कहा, अच्छा बेटा ठीक है। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे कावेरी ने साज श्रृंगार किया हो। फिर सोचने लगे, नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। बेचारी जिसके चेहरे के रंग ही छीन गए हों, वो चेहरे पर क्या रंग सजाएगी। अपनी शंका को आप ही मिटाकर कावेरी जी के पिता अपनी दुनिया में वापस चले गए। तभी रमेश के रोने की आवाज़ आई तो उन्हें लगा कहीं बच्चा पलंग से गिर ना जाए। वो भागकर गए और बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराते हुए अपनी पत्नी के पास ले गए और उसकी गोद में देते हुए कहा, लो इसे कुछ खिला पिला दो, शायद भूखा हो गया होगा। शाम को जब कावेरी जी ऑफिस से घर आई तो उसकी माँ बेटी के माथे पर बिंदी देखकर हैरान रह गई। उसने टोका, ये क्या है? तो कावेरी को समझाते देर ना लगी। तपाक से उसने अपना ये कदम उठाने की वजह बता डाली। वजह सुनकर माता पिता को भी उसकी ये बात सही लगी और बोले, ठीक किया बेटा तूने। अब वो रोज की तरह ऑफिस जाने लगी। कुछ दिनों में कावेरी की दोस्ती अपने ऑफिस में काम करने वाले महेश से हो गई। मगर कावेरी इस बात से सतर्क थी, कहीं महेश को उसके विधवा होने का पता ना लग जाए। एक दिन महेश ने अपने घर पर माता की पूजा रखी थी, इसलिए अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को जागरण में बुलाया था। कावेरी भी अपने माता पिता के साथ बेटे को लेकर चली गई। तो महेश को कावेरी जी के साथ उसके पति नजर नहीं आए तो वो पूछ बैठा, क्या भाई साहब नहीं आए? तो कावेरी जी ने हिचकते हुए कहा, जी वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ ही रहती हूँ। कावेरी के माता पिता बेटी के शब्दों में सच्चाई ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था कि वो अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी अकेले जीने को तैयार हैं। जागरण समाप्त होने के बाद घर लौटते वक्त कावेरी की माँ ने कहा, ये महेश की पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। मम्मी, महेश जी की पत्नी का देहांत हो चुका है। तो कावेरी के माता पिता ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें मंजिल तक जाने की राह मिल गई हो। एक दो दिन में मौका देखकर कावेरी की माँ ने कहा, बेटी महेश कैसा लड़का है। कावेरी भी माँ के शब्दों को भाप गई थी, इसीलिए बरस पड़ी। माँ, अगर आप मेरी शादी के लिए ये सब पूछ रही हैं तो मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो कावेरी की माँ ने कहा, बेटी अगर महेश अच्छा लड़का है तो उससे शादी करने में परेशानी क्या है? और मुझे लगता है वो रमेश को भी अपना लेगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे रमेश से हंस बोल रहा था, कितना प्यार कर रहा था रमेश को, जैसे उसका कोई सगा हो। पर माँ, अब शादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अकेली भी बहुत खुश हूँ। कावेरी के मुंह से अकेली शब्द माँ के कलेजे को चीर गया। वो बोली तो कुछ नहीं, पर दिन रात यही सोचती रहती कि वो समझती तो खुद को अकेला ही है ना, चाहे हम उसके साथ हैं, लेकिन पति के सुख से तो वो वंचित ही है। कावेरी की माँ ने अपने मन की बातें अपने पति से कही तो उन दोनों ने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया कि क्यों ना महेश को सारी बातें सच सच बताकर कावेरी को शादी के लिए मनाने के लिए कहीं। तो इस पर उसके पिता ने कहा, ठीक है, हम महेश की मर्जी जानकर ही बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद मौका देखकर कावेरी के माता पिता ने महेश को घर पर बुला लिया, उससे सारी बातें की।
तो महेश ने कहा, अंकल जी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कावेरी से बात कर लीजिएगा। अगर वो खुश है तो ठीक है, नहीं तो हमारी दोस्ती तो हमेशा ही रहेगी। तभी कावेरी भी वहाँ चाय लेकर आ गई। तो कावेरी के पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, ऐसे अकेली जिंदगी पार नहीं होगी। तो कावेरी ने कहा, पापा, अगर मैं आपको बोझ लग रही हूँ तो मैं अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लूँगी, पर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में कोई भी अड़चन आए। आज तो हम खुशी खुशी शादी कर लेंगे, पर कल को क्या पता महेश मेरे बच्चे को अपनाए या ना अपनाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कावेरी? मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? नहीं महेश, मैं अपने बेटे का प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ। अगर आपको दोस्ती निभानी है तो ठीक है, वरना। तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए महेश ने कहा, आगे कुछ मत कहना कावेरी, मैं भी तुम्हें एक दोस्त की नज़र से ही देखता हूँ। वो तो अंकल आंटी ने मुझसे जिद की थी तो मैंने बोल दिया। माफ़ी चाहता हूँ, हम दोस्त हैं और दोस्ती रहेंगे। ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत आए तो आपका ये दोस्त आपके साथ खड़ा है, कहकर महेश अपने घर चला गया। समय बीता। एक दिन महेश ने कावेरी से कहा, मैं एक वृद्ध आश्रम खोलने की सोच रहा हूँ, क्या इस कार्य में तुम मेरा साथ दोगी? तो कावेरी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। अब खाली समय में कावेरी महेश के साथ वृद्ध आश्रम में काम करने लगी। वर्षों बीत गए, दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी कोसों दूर थे। बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई की वजह से कावेरी ने दूसरे शहर में अपनी बदली करवा ली और वहीं बस गई। धीरे धीरे महेश और कावेरी के बीच दूरियां बढ़ती गई और उस दोस्ती पर भूलने की धूल की परत बिछती गई। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय करने लगा, उसकी शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक रोजगार में नुकसान हो गया और मकान बेचने की नौबत आ गई। आज कावेरी जी सोच रही थी कि जब मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा था तो मैंने इसे दुख पाकर भी पाला था। अपनी खुशियाँ भी बेटे के लिए दफन कर दी थी, लेकिन जब इस पर संकट आन पड़ा तो मुझे किनारा कर रहा है। अपनी पत्नी के लिए मुझे आश्रम भेज रहा है। आज पछता रही हूँ अपने माता पिता की घर बसाने की बात न मानकर। पापा ने कितना जोर दिया था मुझ पर महेश से शादी करने के लिए, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। पर आज सोच रही हूँ कि आज बेटा मुझे वृद्ध आश्रम भेज रहा है तो मुझे भी उस दिन बेटे को किसी अनाथालय में छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, ताकि आज मुझे यह दिन तो ना देखना पड़ता। पर क्या करें, माँ का दिल कभी पत्थर दिल नहीं होता, चाहे बेटे कैसे भी हो जाएं। सोचते सोचते कब सांझ हो गई पता ही न चला। सुबह की भूखी प्यासी कावेरी जी रात को फिर से भूखी ही सो गई, मगर आज उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह होते ही उनका बेटा रमेश कमरे में आया और बोला, माँ, कुछ खा पी लो, फिर हमें चलना भी है, 9 बजे की गाड़ी है। कावेरी जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मेरा आज उपवास है। तो ठीक है माँ, चलो अभी हमें यहाँ से चलना है। घर से निकलते वक्त कावेरी जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखें, इसीलिए जल्दी से वो वहाँ से निकल गई और अपने नए बसेरे वृद्धाश्रम में पहुंचकर निढाल सी कुर्सी पर बैठ गई। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था तो बीमार सी हो गई थी। 50 साल की उम्र में आज वो 70 साल की लग रही थी। आश्रम के कर्मचारियों ने पूछा, आपका नाम पता ठिकाना क्या है? रजिस्टर में लिखना है। पता ठिकाना होता तो यहाँ क्यों आती? कावेरी जी ने कहा। तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा और कावेरी जी को कमरे में भेज दिया। 2 दिन बाद जब वृद्ध आश्रम का मालिक महेश चौहान आया तो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया, साहब, एक वृद्ध महिला आई है, आप जाकर मिल लीजिएगा। तो जैसे ही महेश उसे देखने गया तो कावेरी जी को देखकर हैरान रह गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने में देरी नहीं की, मगर कुछ कह ना सके। आज कावेरी जी
महेश के सामने एक गुनहगार की तरह खड़ी थी, मौन जुबान न माखे लिए। कावेरी जी जैसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी अपराधी हूँ महेश, जिसकी आज मुझे सजा मिल रही है। महेश की आंखों में भी कावेरी जी ने यही पाया कि काश तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज यूं बेघर ना होती। सच में दोस्तों, आज के दिन कोई बेटा किसी का नहीं होता। एक जीवन साथी है जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमारा साथ निभा सकता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।